आपको याद होगा चुनाव के दिनों में नारा दिया था आम आदमी पार्टी ने 5 साल केजरीवाल, लेकिन जिस तरीके से बीते लगभग 100 दिन बीते हैं, 5 साल केजरीवाल तो हो चुका, लेकिन अब 5 साल बवाल की स्थिति आ गई है। कभी आम आदमी पार्टी का अंदरूनी बवाल, कभी मीडिया को लेकर बवाल, और आजकल बवाल बचा है सीधे तौर पर उपराज्यपाल के साथ। आखिरकार दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग की लड़ाई कहां पर थमेगी? आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी? क्या अगले 5 साल तक सिर्फ अधिकारों की लड़ाई पर ही बात होगी, या फिर दिल्ली वालों के लिए कुछ काम होता दिखाई देगा? इस लड़ाई में आज फिर अहम मोड़ आ गया है, जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक तरीके से सीधे सीधे उपराज्यपाल पर ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलाने का आरोप लगा रहे हैं। पहले इस लड़ाई की अगली कड़ी देखिए और फिर बात होगी तमाम मेहमानों से। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं योग्य अधिकारियों के ईमानदारी से, जिसकी जहां योग्यता है वहां किए हैं हमने। इससे बहुत लोगों को दर्द हो रहा है। पहले करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाए जाते थे ट्रांसफर पोस्टिंग से, पूरी इंडस्ट्री चलती है ट्रांसफर पोस्टिंग की, उसको हमने रोका है, इसलिए बहुत लोगों को दर्द हो रहा है इसमें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस लड़ाई को नया मोड़ दिया है। कल तक इनका आरोप था कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। अब ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे खाने के आरोप लगाने के बाद वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उपराज्यपाल बनाम दिल्ली सरकार की लड़ाई में अधिकारियों का मनोबल नहीं गिर रहा। मुझे लगता है कि अधिकारियों का मोरल एयर से नहीं आता है, मिनिस्टर और अधिकारी के बीच जो रिश्ते हैं उनसे आता है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वो भी इस लड़ाई से आहत हैं। दिल्ली के वर्तमान और पूर्व आईएएस अफसरों के संगठन आईएएस एसोसिएशन ने इस मसले पर बैठक की। उन्होंने अफसरों को लेकर दिल्ली सरकार के रुख की आलोचना की। चीफ सेक्रेटरी और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं मिनिस्टरों के या एलजी के, इनको संविधान के मुताबिक इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए और अपने अपने बॉसेज को प्रॉपर्ली एडवाइस करें। मतलब ये हमारी एसोसिएशन की इनको एडवाइस थी। लेकिन सवाल वही है, क्या दिल्ली सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे के खेल को रोकने की लड़ाई लड़ रही है, या फिर ये लड़ाई सिर्फ अहंकार की है? गलत कर रहे हैं उनको जेल में डालिए, उनके खिलाफ एफआईआर कराइए, मगर ना तो एफआईआर, ना जेल में डालना और ना ही किसी प्रकार की इंक्वायरी, मगर जनता में जाकर उनके खिलाफ कहना, ये कहां तक उचित है? अगर वो समझते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग एक इंडस्ट्री है तो वो इंडस्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। हम पूछने चाहते हैं सिसोदिया जी से कि अगर एलजी ने कुछ कहा है, ये तरीका नहीं है। वैसे सियासी गलियारों में ये बात आम है कि असल में आम आदमी पार्टी इस विवाद के जरिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को हवा दे रही है। हालांकि उनके इस तरीके पर कभी पार्टी के संस्थापक सदस्य रह चुके योगेंद्र यादव सवाल उठा रहे हैं। अब आज के कानून से आपको पूर्ण राज्य की तरफ अगर पहुंचना है तो सावधानी की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है, संयम और धीरज की जरूरत है, जो पिछले एक हफ्ते में दिखाई नहीं दिया। केजरीवाल अपने अधिकारों को लेकर लगातार देश के बड़े वकीलों से राय ले रहे हैं। अपने अधिकारों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रपति से भी मिल चुके हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए पीएम को भी चिट्ठी लिखी है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सलाह दी है कि दोनों अपना मामला खुद सुलझाएं। लेकिन जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, उससे लगता नहीं कि ये मामला दोनों पक्ष मिल बैठकर सुलझाएंगे। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। और इसी पर हमारा आज का 8 बजे का बड़ा सवाल भी है कि क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से दिल्ली का विकास होगा? हाँ के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर Y, और ना के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर N। अपने जवाब हमको 51818 पर भेजें। इस कार्यक्रम के आखिर में हम उसके नतीजे भी आप तक पहुंचाएंगे। और अब बात हमारे खास मेहमानों की। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता HS फुल्का साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव SK शर्मा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं संविधान विशेषज्ञ के तौर पर। कांग्रेस की नेता प्रवक्ता रागिनी नायक जी मेरे साथ हैं। बीजेपी के नेता संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ में हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस RS सोडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं संविधान विशेषज्ञ के तौर पर। पहला सवाल संबित पात्रा मेरा आपसे है, आप लोग ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं,
सुमित, मेरी आवाज आप तक जा रही है? सडनली आपकी आवाज मेरे तक आ नहीं रही है। अगर आप, मैं सुन पा रहा हूं आपको। सीधा सा सवाल है मेरा आपसे। जी जी, ये आप पे इल्जाम लगा है कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं और पैसे कमा रहे हैं दबा के आजकल आप लोग। देखिए सुमित, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही एलिगेशन की राजनीति की है, और वो भी बेसलेस एलिगेशन की। मेरा इतना कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी को पता है कि कहां पे किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उनके पास तो सबके पास कैमरे हैं, वो जरूर उनको रिकॉर्ड करे। और दूसरा 1031 नामक एक फोन नंबर भी है, उस फोन नंबर पर फोन करके तुरंत भ्रष्टाचार को रोक लेते। और किसी प्रकार का प्रूफ ना होने पर केवल एलिगेशन लगाने से सब कुछ नहीं होता, इसमें कोई दो मत नहीं है। ट्रांसफर पे एक इंडस्ट्री चलती रही थी और उसका खुलासा भी हुआ था कि किस प्रकार सुशील कुमार सिंधे चिट भेजते थे। पुलिस कमिश्नर ने खुद इसका खुलासा किया था कि उनके पास चिट आती थी और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग करते थे। मगर आप बताइए, जब से केंद्र में जो सरकार आई है, कितने ट्रांसफर पोस्टिंग हुए? जब 49 दिन की केजरीवाल जी की सरकार थी, तब 100 अफसरों का ट्रांसफर हुआ था। वो हमने नहीं कराया था, उन्होंने खुद ही अपने आप 100 लोगों के ट्रांसफर अपने अंदर कराया था। और आज भी ट्रांसफर पोस्टिंग कोई करना चाहता है तो वो केजरीवाल जी चाहते हैं ना। हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हो। आपने कहा कि हमें के शर्मा जी बतौर चीफ सेक्रेटरी चाहिए, हमने उन्हें गोवा से लाके आपको दिया। इतनी बात समझने की आवश्यकता है सुमित जी, हमारे इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हैं। इन्होंने जब हमें के शर्मा का नाम दिया कि ये हमें चीफ सेक्रेटरी के रूप में चाहे, हमने कॉम्प्लाई किया और एक मुख्यमंत्री को एक चीफ सेक्रेटरी वो लेकिन संबित पात्रा, लेकिन आपने के शर्मा तो दे दिया, लेकिन बाकी के जो अधिकारी वो मांग रहे हैं वो तो आप उनको नहीं दे रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री जब अपना कामकाज अपनी टीम नहीं बना सकता तो किस काम का मुख्यमंत्री, किस काम के 70 में से 67 विधायक? देखिए, 70 में से 67 विधायक उनको मिला है, ये बहुत बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा था सुमित जी। मगर बिना एरोगेंस के मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे 70 में से 70 मिला हो या 70 में से 36 मिला हो, कानून, आइन और संविधान सभी परिस्थितियों में एक समान रहती है। आप देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन अभी उत्पन्न हुआ, तमाम राय बटे हुए थे, कुछ लोगों का कुछ कहना था, कुछ बड़े अधिकारियों का कुछ कहना था। ऐसे में प्रेसिडेंट के पास गए। क्या हमें परिपक्वता और धीरज की आवश्यकता नहीं थी? परिपक्वता और धीरज से काम लेने की आवश्यकता थी, सड़क पे लड़ने की जरूरत नहीं। मगर आज दुख का विषय है कि हम सड़क पे लड़ाई देख रहे हैं। फुल्का साहब, सीधा इल्जाम आप पर लग रहा है कि दो बातें कही संबित पात्रा ने, कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जो आपने इल्जाम लगाए कि इसमें इंडस्ट्री चल रही है, पैसा कमाया जा रहा है, दरअसल ये आम आदमी पार्टी खुद करना चाहती है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर आम आदमी पार्टी को पता है कि इसमें इंडस्ट्री चल रही है तो आप लोगों ने क्यों ट्रांसफर किए? आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये पात्रा जी ने भी ये बात मानी और बीजेपी ने भी पहले ये दोष लगाए थे कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है पहले के उसमें पैसा चलता है, ये पहले भी लगाते रहे हैं। और अब जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आप एक भी कोई भ्रष्टाचार वाले एलिगेशन वाले अफसर को बता दो जिसको हमने पोस्ट किया हो। आगे वाली बात, ये मैं पहले भी फिर आपने ये इल्जाम क्यों लगाया फुल्का साहब? मनीष सिसोदिया ने गंभीर बात किया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है वो, क्या सबूत था उनके पास जब इस तरह की बात कहते हैं? क्या एलजी ने किसी का ट्रांसफर पैसा लेके किया? एलजी के ऊपर एलिगेशन नहीं है। किसके ऊपर है ये? एलजी के ऊपर एलिगेशन नहीं है। एलजी के पीछे जो लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं, नाम लीजिए ना उनके ऊपर। आप नाम तो साफ है, कई बार तो बहुत। फुल्का साहब नाम लीजिए, ऐसा नाम क्या के पीछे से जो नहीं, आप सरकार बीजेपी की, मनीष सिसोदिया गाड़ी रोकते हैं, बाइट देते हैं, चले जाते हैं, हम उनसे सवाल नहीं कर पाते काउंटर। आप हमारे साथ हैं, आप आम आदमी पार्टी पहली बार तो है, आप बताइए ना कौन लोग हैं? कोई पहली बार तो हमने कहा नहीं, हमेशा कहते हैं कि एलजी साहब से अपने आप को नहीं कर रहे, एलजी साहब से पीछे से कौन करवा रहा है? सेंटर की सरकार है। कौन करवा रहा है? सेंटर की सरकार है। नाम लीजिए। बीजेपी की सरकार। नाम लीजिए। नाम लेने वाले बीजेपी। कार्रवाई करिए। कार्रवाई भी कर लेंगे, मगर एक बात तो करप्शन डिपार्टमेंट पहली बात एक देखिए, ये है कानून, जो पहले भी मेरी शर्मा जी के साथ भी कई बार डिबेट हो चुकी है, ये है रूल्स, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। इसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि 23 रूल 23 और 45 को छोड़ के बाकी सभी पावर। मेरे पास बहुत वक्त है, मैं आपसे इस 23 और 45 से ही बात करूंगा। मेरी सवाल का जवाब दीजिए, कौन पैसे ले रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे, और आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? स्पेसिफिक सवाल है, घुमाइएगा मत। कार्रवाई नाम लीजिए। कार्रवाई अब जब मौका आएगा होगी। एलजी के पीछे कौन लोग? हमारे
जो एसीबी, आप गंभीर बात कह रहे हैं, आप राष्ट्रीय चैनल पर हैं, दुनिया आपको देख रही है। आपने एलजी के पीछे कुछ लोग हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए पैसा ले रहे हैं। देखिए, नाम लीजिए आप। देखिए बात ये आप है, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभी तीन महीने हुए हैं अभी इस सरकार को आए हुए, और इस सरकार ने आते सार करप्शन को सबसे ज्यादा बड़ा एजेंडा बनाया। एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने, आप नहीं अभी तक एक मिनट आप फुल्का साहब देखिए, मैं जवाब ही तो दे रहा हूँ। नहीं, आप नाम लीजिए, जो जवाब आप सुनना चाहते हैं। अरे आप नाम लीजिए ना, आपने कहा नाम भी आपसे किस लोग हैं, कौन लोग हैं? अरे जब होंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। नहीं, नाम नहीं है ना इसका मतलब आप सिर्फ एलिगेशन लगा रहे हैं। मर्जी इल्जाम लगाइए। बात ये है कि जो बीजेपी कर रही है, जिस तरह से करवा रही है, आप जो मर्जी कहते जाइए। अब जो मैं जवाब आपको दे रहा हूं वो तो आप सुनना नहीं चाहते। माफ करना, नाम बताइए ना फुल्का साहब। माफ करना स्मिथ जी, अभी मैं नाम जानता हूं ताकि जनता के सामने नाम आए, पब्लिक को पता लगे कि ये आदमी करप्ट है, इससे दूर रहना है। स्मिथ जी, जब टाइम आएगा सब कुछ आ जाएगा। अभी और ये देखिए, नाम नहीं आपके पास। ये फुल्का साहब, मैं एक सेकंड कुछ बोल लूं? फुल्का साहब देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जब नाम आएगा तब आएगा, तो आपको ये बयान भी आपको उसी समय देना था ना। अगर नाम तब आएगा जब आएगा, तो ये बयान भी तब आना चाहिए था जब नाम सामने आता। नाम आपके पास है नहीं और आप बयान पहले दे देते, ये कैसी राजनीति है फुल्का साहब? ये एलिगेशन लगाकर निकल जाना फुल्का साहब, ये कहां तक उचित है? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप बड़ी पार्टी के गंभीर लोग हैं, गंभीरता से दिल्ली की जनता ने आपको चुना है। आपको बात वजन के साथ कहनी चाहिए, आपको अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। शकुंतला गैमलिन पर आप सवाल खड़े कर देते हैं और उसके बाद शकुंतला गैमलिन के साथ आप काम भी करने लगते हैं। उस अधिकारी के मनोबल पर क्या बीत रहा होगा? ना, जब तो हमने काम नहीं किया, तब तो यही आप मीडिया, आप लोग ही कह रहे थे ये क्यों नहीं काम करते, एलजी ने पोस्टिंग किया, क्यों नहीं उसको कुछ करने देते, क्यों नहीं इसको मानते। जब हमने मान लिया तो आज आप कहने लगे कि क्यों माना, क्यों उसके साथ काम कर रहे हो। बल्कि तो आज आप कह रहे हैं कि शकुंतला गैमलिन पर पहले जो आपने कहा वो आपने गलत कहा। नहीं, गलत वाली बात नहीं है, क्योंकि एलजी साहब ने कर दिया तो उसको मानना पड़ा। नहीं, जब तो एलजी ने किया तो ये मान क्यों नहीं रहे, जब मान लिया तो इन्होंने माना क्यों? ये इस तरह की, स्मिथ जी माफ करना जी, ये इस तरह की डिबेट से कुछ नहीं निकलेगा। मैं तो खुद मैं आपसे कह रहा हूं, माफ करना मेरी बात जी। तब तो यही लगे हुए थे कि जी एलजी ने अपॉइंट कर दिया, ये उसको मानते नहीं, शोर क्यों कर रहे हैं, कैंसिल करो, क्यों नहीं कर रहे। जब हमने कहा कि ठीक है हम मानते हैं, क्योंकि जब सभी कहते थे इसका संविधान निकालो, इसका निकालो, हाँ निकालना चाहिए, कि हम मानते हैं, तो आपने माना क्यों, आपने क्यों मान लिया? तो आपको लगता है कि आपने मान के अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि आप दोनों लोग बजाय राष्ट्रपति के पास जाने के आपस में बैठते, मुख्यमंत्री और एलजी, और समस्या का समाधान निकालते। दिल्ली में 1993 से लेकर आज 2015 चल रहा है, पिछले 30 से अधिक सालों से दिल्ली में सरकारें चलती रही, ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई क्योंकि सेंट्रल सरकार ने इंटरफीयर तो किया, पर इसने लेवल पे नहीं किया जितने लेवल पे आप कर रहे हैं। ये क्लर्क की और क्लर्कों की और सुपरटेंडेंट की भी पोस्टिंग जो अगले सेंट्रल सरकार करना चाहती है, यहाँ पे इतने लेवल पे आज तक नहीं इंटरफेयर किया। इंटरफीयर तो होता रहा है आज तक, सोडी साहब, कोई शक नहीं है। चलिए मैं न्यूट्रल आदमी के पास जाता हूँ। रागिनी, मुझे माफ करिएगा। सोडी साहब, आप, हम लोग पॉलिटिक्स से दूर होकर आप देखते हैं, दिन भर अखबारों में पढ़ रहे हैं। जज साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्या इस पूरी कंट्रोवर्सी की इतना बड़ा तूल देने की कोई जरूरत थी, या ये एमिकेबली भी सॉल्व कर सकते थे दोनों कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री और एलजी? देखिए, ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, बड़े बड़ी और रिस्पेक्टेबल पोस्ट पर बैठे हुए हैं। जब भी कोई इशू अराइज होता है, ये एमिकेबली सॉर्ट आउट करना चाहिए और इससे स्ट्रीट्स पर इसको लाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई इशू इस पर आ भी चुका है कि भी पोस्टिंग किसने करनी है नहीं करनी, ये तो रूल और रेगुलेशंस के अनुसार होता है और उसमें ज़्यादा आपत्ति नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस पर रूल रेगुलेशन में कोई आपत्ति नहीं है, ये पॉलिटिकल बैटल है और ईगो प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ईगो प्रॉब्लम किसकी तरफ से ज्यादा है? अच्छी बात नहीं है। कौन ईगो लेके आया आगे? जज साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के। जज साहब, ईगो किसका है? ये इस पर मेरा फैसला तो नहीं ना मैं दे सकता जब तक मैं पूरी तरह ना सुनूं दोनों को। लेकिन मुझे लगता है ये ईगो प्रॉब्लम और है इसमें ये छोटी प्रॉब्लम, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्व हो सकती है।
अगर सेंसिबली बैठकर सॉल्व करना चाहे। अगर सिर्फ पॉलिटिकल कैपिटल ही बनाना है इसमें, तो ये कभी सॉल्व नहीं होगी। बिल्कुल। और लड़ाई ऐसे बढ़ती जाएगी, एक दूसरे को गालियां निकालते जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। 93 से लेकर 2015 दिल्ली में तमाम चुनाव हो गए, बीजेपी की सरकार हो गई, कांग्रेस की सरकार हो गई, और अब आम आदमी पार्टी की 2 बार सरकार हो गई, अरविंद केजरीवाल 2 बार मुख्यमंत्री हो गए। हर पार्टी ने बार बार कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पर कोई देना नहीं चाहता है। रागिनी नायक, मेरा सवाल आपसे है, आप 10 साल केंद्र में, 15 साल दिल्ली में, और दोनों साल एक साथ चल रहे थे, आप लोग चाहते तो पूर्ण राज्य बना सकते थे, क्यों नहीं? सुमित जी, आपके सवाल का जरूर जवाब मैं दूंगी, लेकिन जो पूरी चर्चा हुई है उस पर 1-2 मेरी छोटी छोटी टिप्पणी है, कृपया करके उन्हें सुन लीजिए। आपने सबसे पहली बात की कि ये द्वंद्व आखिर अहम का है, तो इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका किसकी है। मैं कहना चाहती हूं कि ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, और टकराव हो ही इसलिए रहा है क्योंकि झुकने को कोई तैयार नहीं है। बहुत अच्छी बात संबित पात्रा जी कह रहे थे, उन्होंने परिपक्वता की बात की, उन्होंने धैर्य की बात की, सही कह रहे हैं। लोकतंत्र में संवाद बनाना, सहमति बनाना और सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन समस्या तो यह है कि ना ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दिख रहा है, ना ये एलजी की तरफ से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अहम का ज्यादा ये टकराव नजर में आ रहा है। पर मैं तो ये कहना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी के जो रुख आज देखने को मिला है, जो आरोप वो आज लगा रहे हैं कि मुझे शेर आया वाली कहानी याद आ रही है। ये लोग इतना झूठ बोल चुके हैं, इतने झूठे आरोप लगा चुके हैं कि कभी सच भी बोलेंगे तो अब जनता के लिए बहुत मुश्किल होगा इन पर यकीन करना। तो मैं समझती हूं कि कहीं ना कहीं आस्था पर, विश्वास पर बहुत बड़ी चोट लगी है, न सिर्फ जनता के बीच में बल्कि अफसरशाही के बीच में, दिल्ली सरकार के बीच में और एलजी के बीच में, क्योंकि अफसरशाही के राजनीतिकरण का इससे ज्यादा विभत्स चेहरा हमने कहीं नहीं देखा। आपने सही कहा, 93 से लेकर अभी तक की बात, 1998 से 2004 तक कांग्रेस भी सत्ता में रही, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार थी, विजय कपूर एलजी थे, और यही विजय कपूर 93 से 98 में जो भाजपा की सरकार थी उसमें चीफ सेक्रेटरी भी रहे थे। लेकिन परिपक्वता का उदाहरण हमने दिया, जो छोटे मोटे मतभेद भी हुए उसे राजनीतिक तालमेल और सूझबूझ के साथ निपटारा किया गया। और दिल्ली में आप कह रहे हैं, मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि क्या विकास हुआ नहीं दिल्ली में? नहीं हुआ होता तो 3 बार कांग्रेस पार्टी को क्यों दिल्ली की जनता वोट देती? ये तो फ्लाईओवर, राज्य का दर्जा का बगैर भी विकास हो सकता है? आप देखिए, आप बताइए ना, हाँ या ना? दिल्ली में विकास हुआ है, फुल्का साहब हुआ है, लेकिन एक छोटी सी बात सुमित जी जल्दी से जोड़ूंगी। पूर्ण राज के लिए क्या आम आदमी पार्टी सही में प्रतिबद्ध है? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बार जन लोकपाल बिल के बारे में जरूर सोचिएगा। ये भ्रष्टाचार मिटाने की इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, दिल्ली की सत्ता इन्होंने इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्होंने कहा था कि पूर्ण बहुमत नहीं है तो हम जन लोकपाल पारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज तो 67 विधायक हैं, आप जन लोकपाल के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। साहब, ये सवाल इसका भी जवाब दीजिए और ये भी बताइए कि जब पूर्ण राज्य का दर्जा के बगैर दिल्ली का विकास कथित तौर पर बकौल रागिनी जी हो सकता है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आपको इस सिस्टम में चला पाने की, इस सिस्टम से आगे बढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों आप पूर्ण राज्य की बात इतनी जल्दी कर रहे हैं 100 दिन पहले ही? देखो, रागिनी जी ने विजय कपूर जी की बात की। विजय कपूर जी के टाइम पे इतने लेवल पे इंटरफेरेंस नहीं हुई जितनी अब हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, तब भी शीला दीक्षित जी वाजपेयी जी के पास गए थे कुछ शिकायतें लेके कि ऐसे ऐसे मेरे काम में इंटरफेरेंस कहाँ हुआ? जो 4 नाम आए थे उसमें शकुंतला जी का नाम था। आगे अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरी बात का जवाब दीजिए। इंटरफेरेंस का एग्जांपल दीजिए फिर आप। मैं जवाब ही तो दे रहा हूँ, जो आप मुझसे कहना चाहते हो वो मैं क्यों कहूँ? आप मेरी बात मत कहिए, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आप अपनी बात मेरे मुंह में डालना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं डालना चाहता। नहीं, देखिए मेरे सवालों का जवाब चाहता हूँ। सुमित जी, अगर मैं जहाँ पे आया हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि अगर आपने यही कहना कि मैं वो बोलूं जो आप ही चाहते हो, तो वो तो फिर तो मेरे आने का फायदा नहीं था। अच्छा, मैं अब उस टाइम की बात देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस। शीला दीक्षित जी चाहती थी कि जहां मेट्रो बनो, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले नहीं चाहती थी कि मेट्रो बने, उसके बावजूद भी उन्होंने अलाउ किया उनको। अरे शीला दीक्षित जी को रास्ता निकला ना, फुल्का जी आप समझ नहीं रहे हैं। ये बात है, शीला दीक्षित जी को उन्होंने अलाउ किया, अपनी मर्जी के अफसर रखने के लिए अलाउ किया, और अपनी मर्जी के चीफ सेक्रेटरी का अलाउ किया। मगर यहाँ पे ये बात यही शुरू हो गई जी, नाम मर्जी के चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। अब के शर्मा जी को दिया, हम कहते हैं वो पहले एक अफसर हमने मांगे थे, उन्होंने कहा ये नहीं ये ले लो, तो वो दे दिए।
मगर उसके बाद इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस शुरू होगी, इतनी ज्यादा शुरू हो गई कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। अब आप क्लर्क की भी, सुपरडेंट की भी पोस्टिंग की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, किस क्लर्क की करी, एलोकेशन नहीं कर सकते। किस क्लर्क की करी, किसकी की, किस क्लर्क की पोस्टिंग की बताइए, किसी की भी। आप हल्की में मत लीजिए बातों को, फैक्ट पे बात करिए। किस क्लर्क की पोस्टिंग एलजी ने की है इन दिनों में? किस क्लर्क की पोस्टिंग क्या? ये जो एलजी साहब का ऑर्डर आया है कि कोई भी पोस्टिंग या ट्रांसफर मेरे बिना नहीं हो सकती, एलजी करेंगे। भाई संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है। कहां संविधान में लिखा है कि नहीं शर्मा जी? बिल्कुल नहीं लिखा है सर, ऐसा है। संविधान की मुझे क्लॉज दिखा दो किसमें लिखा है। आप ज्यादा जानते हैं शर्मा जी, जवाब देंगे। दिल्ली के सेक्रेटरी वर्क एलोकेशन और ट्रांसफर करेंगे। सर शर्मा जी आप बोलिए, कहां पे संविधान में लिखा है? दिल्ली का जो प्रेजेंट सेटअप दिया गया है वो जस्टिस सरकारिया और बाद में जो बालकृष्ण कमेटी है उसके हिसाब से दिया गया है जी। बालकृष्ण कमेटी ने कहा था 4 सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के परव्यू से बाहर रहेंगे। मैं 3 नहीं 4 कह रहा हूं जानबूझ के। 3 तो बताएं, चौथा कौन सा? 3 जो सब्जेक्ट बाहर किए गए वो आर्टिकल 239 AA में डाल के किए गए। चौथा सब्जेक्ट जो किया गया बाहर, पब्लिक ऑर्डर। जी हाँ, चौथा सब्जेक्ट था सर्विसेज। मैं 2 लाइन पढ़ देता हूं। ये कब आया? सर्विसेज किस लिए बाहर किया गया वो डिफरेंट वे में किया गया, मैं पढ़ देता हूं आपको। एंट्री 41 ऑफ द स्टेट लिस्ट मेंशन स्टेट पब्लिक सर्विसेज, स्टेट पब्लिक कमीशन। Obviously this entry is not applicable to union territories because it mentions only state and not union territories. This view is reinforced by the fact that Constitution divides public services in India into 2 categories, namely services in connection with the affairs of the union and services in connection with the affairs of the state. There is no third category of service covering the services of union territory. This obvious reason is that the administration of the union territory is the constitutional responsibility of the union under Article 239 and as such comes under the affairs of the union. दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं वो दे कम अंडर द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। उनकी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 30 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव एलजी और एलजी के जरिए उन्होंने वो सारी पावर एलजी को डेलीगेट कर दी। फुल्का साहब देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, कानून कह रहा, किताब में पढ़ के बताया है। ये जो 239 धारा है उसमें 3 लिखे हुए हैं। हाँ, 3 लिखे हैं। 3 लिखे हैं। हाँ। अब ये कानून में पढ़ के बताया, शर्मा जी की अपनी इंटरप्रिटेशन है। आज तक तो किसी कानून के एक्सपर्ट ने कहा नहीं कि आप चौथा भी ऐड कर सकते हो। बालाकृष्णन ने कहा, मैंने बालाकृष्णन ने कहा। आज ये 3 टॉप मोस्ट कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के ने ओपिनियन दिए हुए हैं, उन्होंने इसके बेसिस पे नहीं कहा। देखिए 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 सवाल पूछने पे निर्भर करता है। देखिए स्मिथ जी, सवाल पूछने पे अगर आपने अपने एक मिनट, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, इंदिरा जयसिंह और अरविंद दत्तार, इन चारों लोगों ने ओपिनियन दी है, उसकी मैं मान रहा हूं, आपने हक में दी है। लेकिन उनसे सवाल क्या पूछा गया? उनसे सवाल क्या पूछा गया? क्या ये क्लॉज उनको दिखाया गया जो एसके शर्मा साहब ने पढ़ के सुनाया? क्या इस बेसिस पे उनसे राय ली गई? अगर आप उनसे यह पूछेंगे कि भाई मुझे अपना चीफ सेक्रेटरी बनाना है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, क्या मेरे पास अधिकार नहीं है? तो हर आदमी बोलेगा कि हाँ है अधिकार आपका, आपको अपनी टीम बननी चाहिए। सवाल क्या पूछा गया उनसे? किस सवाल के बिना पर राय मांगी गई? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं फुल्का साहब। सुमित जी। जी सुमित जी आ रहा हूं। फुल्का साहब, अगर ये आपने अपनी बात ही सुनाने के लिए तो मैं घर पे बैठा आपकी बात सुन लेता। आपकी इच्छा थी, आपने थैंक यू कहूंगा उसके लिए। आपने बुलाया है और बुलाने के बाद आप जब मैं शुरू होता हूं तो आप शुरू हो जाते हो। जब मैं आपकी बात, स्मिथ जी प्लीज फॉर गॉड सेक, जब मैं जवाब देना शुरू होता हूं आप शुरू हो जाते हो। अगर आपने मेरे जवाब देने तो मुझे किसने बिठाया यहाँ पे? आपने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की बात की, चारों के नाम मैंने आगे आपकी तरफ से। आगे मेरा सवाल ये पूछ रहा हूँ, आगे भी मेरी बात सुनिए ना, आगे भी बात सुनिए, बोलिए। जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट देता है वो टोटलिटी में सब देता है, सवाल की बात नहीं है। 3 है और तीनों के तीनों है। सोडी साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे जरा पूछिए, ये बात 3 सब्जेक्ट हैं और तीनों के तीनों सब्जेक्ट हैं। दूसरी बात जो आया, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो, मैं लूंगा। मुझे पहले मिस्टर बस्ती मुझे पहले कंप्लीट करने दो, मुझे पहले कंप्लीट। अच्छा ठीक है, सोडी साहब जवाब देंगे पूरा जी। जो IAS की पोस्टिंग है वो IAS थ्रू आउट इंडिया, IAS की डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, थ्रू आउट इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट है। मगर वर्क एलोकेशन जो है स्टेट्स का काम है। वर्क एलोकेशन जहां पे भी सबसे की बात और होती है,
वर्क एलोकेशन की बात होती है, सर्विस की बात होती है, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस कंडीशंस, उनकी पे स्केल, बहुत कुछ होता है। जो वर्क एलोकेशन होती है वो वर्क एलोकेशन हमेशा जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है उनका काम होता है, और यहां दिल्ली में भी उनका काम है। ये बैठ के वहां होम मिनिस्ट्री नहीं डिसाइड करती किस IAS को क्या काम देना। सोडी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपका नाम लिया फुल्का साहब ने, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? 3 इलाके हैं कि 4 इलाके हैं जहां पर LG के पास अधिकार है दिल्ली चलाने का? देखिए, पहली चीज़ तो ये देखिए कि दिल्ली जो है ये हाइब्रिड स्टेट है, ये फुल स्टेट नहीं है। जो स्टेट और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की पावर्स को डिफाइन किया गया था वो था, एक केस था शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की वो पावर्स को डिफाइन कर दिया था। लेकिन ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की और चीफ मिनिस्टर की यहाँ जो पावर्स हैं ये थोड़ी हटके हैं, और इसको एक और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है जिसने डिफाइन किया है। लेकिन ये जो कंसल्टेशंस के का पॉइंट था जो चीफ मिनिस्टर के साथ है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि स्टेट के साथ था। और स्टेट का तो चीफ मिनिस्टर का तो ओपिनियन मानना पड़ता है। बिल्कुल, दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये नहीं मानना पड़ता। फुल्का साहब, और ये जो मैं नहीं कह रहा हूं, प्रोविजंस हैं जो ये पढ़ के सुनाई गई हैं, ये प्रोविजंस हैं। लेकिन देखिए, बात प्रोविजंस की नहीं है। प्रोविजन तो फुल्का साहब को भी पता है, हर एक को पता है। लेकिन ये जो मसले हैं ये बैठकर सुलझाए जा सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है या नहीं जरूरत है, उस तो बैठकर ये 15 साल जैसे सरकारें चली हैं या 20 साल चली हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं जज साहब आप। ये प्रॉब्लम्स आती हैं, गवर्नेंस पे प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन हर एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो जी। लेकिन थोड़ा सा रागिनी मैच्योरिटी संबित में आता हूँ। रागिनी कुछ बोल रही है। देखिए जी संबित जी, मैं जल्दी से खत्म करूंगी। देखिए, अगर ये लड़ाई सच में संविधान के प्रावधानों को और कहीं ना TBR के प्रावधानों को, GNCT एक्ट के प्रावधानों को समझने और उसके बाद अपने कार्यक्षेत्र निर्धारित करने की होती, तो ये दोनों पार्टियां या तो राष्ट्रपति साहब के पास ये छोड़ देती और संयम के साथ इंतजार करती, क्योंकि ये तो टेम्पररी अपॉइंटमेंट का मामला था 10 दिन का, जिसमें 4 दिन छुट्टी थी। या ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे और फिर एक इंटरप्रिटेशन के लिए रुक सकते थे। पर ये रोज जो वार और तकरार हो रही है, इसके पीछे का कारण दूसरा है। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रैटेजी रही है कि वो अपनी विफलताओं का टीकरा दूसरे के सर पे फोड़ते हैं। तो उनको केंद्र सरकार चाहिए ताकि वो दिल्ली को बार बार कहते रहें कि भाई देखिए हम तो करते, लेकिन केंद्र सरकार अड़ंगा डाल रही है। वहीं केंद्र सरकार ये दिखाना चाहती है कि कितनी असहाय है आम आदमी पार्टी की सरकार, कितनी हेल्पलेस, एक अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते हमारे अप्रूवल के बिना, तो ये आपकी मदद और आपके लिए काम कैसे करेंगे। तो मैं समझती हूं कि इन कारणों की वजह से ये द्वंद्व और ये टकराव ज्यादा है, और इसीलिए संवाद स्थापित करने की भी कोशिश नहीं की जा रही है। वरना टेम्पररी अपॉइंटमेंट के लिए इतनी विभत्स, इतना अभद्र हम ये जो झगड़ा देख रहे हैं और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो रहा है, ये बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मुख्यमंत्री फोन उठाएं और कहें LG साहब मुझे आपसे मिलना है, जैसे कि राष्ट्रपति को मिलने गए, तो क्या LG साहब मिलना नहीं चाहेंगे? या उल्टा संबित पात्रा, LG साहब चाहें फोन करके कहें मुख्यमंत्री जी आइए मैं साथ में आपके बैठ के चाय पीना चाहता हूं, तो मामले को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से रोज सुबह 10 बजे 11 बजे एक साउंड बाइट दे दी जाती है, एक कोई चिट्ठी हो जाती है, एक कोई मीटिंग हो जाती है, फिर एक कोई बयान आ जाता है और ये मामला आगे बढ़ जाता है। संबित पात्रा, नहीं सुमित जी यहाँ जो बेसिक एसेंस है वो समझना पड़ेगा। एक बात जान के रखिए कि अरविंद केजरीवाल अकारण कोई काम नहीं करते हैं, वो कारण से ही काम करते हैं। नंबर 2, सुलझाया वही जा सकता है जो बैठने को तैयार है। वो बैठने को कभी भी तैयार नहीं थे, या तो धरना में बैठते हैं या तो खड़े होके वो एक ड्रामेटिक पूरे विषय का बनाते हैं। तो आज वो बैठने को तैयार नहीं है। बैठने को तो कोई भी बैठ जाए, मगर ये बैठने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए गर्मी का सीजन आ चुका है, 100 दिन इनके पूरे हो चुके हैं, बिजली पानी की किल्लतें शुरू हो गई है, तो स्वाभाविक रूप से किसी के सर पे ठीकरा फोड़ना है। ठीकरा फोड़ने के लिए इन्होंने पावर सेक्रेटरी को ऑलरेडी चुन लिया है। देखिए शकुंतला गैमलिन पावर सेक्रेटरी है, 3 महीने से इनके अंडर में काम कर रही थी। अगर इनके पास पुख्ता सबूत थे तो 3 महीने पहले ही इनको एक इंक्वायरी कमेटी बैठा देनी चाहिए थी और उसके आधार पर FIR लॉन्च करना था। क्या उस समय कहीं ना कहीं साठगांठ था क्या दोनों के बीच में? 3 महीने से अपनी नाकामियों को छुपाने के पीछे आपने इस मामले को तूल दिया है।
फुल्का साहब जवाब दीजिए। पहले जो सोडी साहब ने जजमेंट का जिक्र किया ना, ये वो जजमेंट है ये डिवीजन बेंच की, और इस जजमेंट में उन्होंने बड़ा साफ कहा है कि एलजी के पास जो अधिकार हैं वो 3 सब्जेक्ट्स पे हैं, जहां जो कानून कहता है कि इन हिज ओन डिस्क्रिशन वो फैसला करेगा, वही कोर्ट में चुनौती करिए, वही है, कोर्ट ने तो जो फैसला किया हुआ है, कोर्ट के तो जजमेंट बड़ी क्लियर है, इसको कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात जो कही है कि एलजी के पास ज्यादा अधिकार हैं, जब ज्यादा अधिकार है एलजी के पास, वो अधिकार हैं। अगर उस जजमेंट का नाम बताओ, ये है जजमेंट का नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश पावा, ओम प्रकाश पावा, उस जजमेंट का नाम बताइए। ओम प्रकाश पावा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ओम प्रकाश पावा की जो उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ 3 हैं, उसने सिर्फ इंटरप्रेट किया है कि भी आपकी पावर जो चीफ मिनिस्टर की पावर है, इट इज नॉट द सेम एज अ फुल स्टेट, उसने अलग की है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट द जजमेंट सेज। मैं पढ़ के सुना दूं इसके 5 पैरा। सोडी साहब सुनाइए ना, फुल्का साहब सुनाइए, मैं बिल्कुल पढ़ के सुना देता हूं, एक लाइन बताइए। देखिए ये 67 पैरा नंबर 67 पूरा पढ़िए, अगर आप 5 पेज पढ़ेंगे तो कैसे काम चल पाएगा? मैं वही तो कह रहा हूं। और फिर करोगे क्या? मैं बता रहा हूं, पैरा नंबर 67, 68 उससे लेके 76 तक पढ़ लो, बिल्कुल साफ क्लियर है कि ये जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं और यहाँ पे कानून में डिस्क्रिप्शन है, इसको छोड़ के जो स्टेट गवर्नर की 163 में पावर है, वही ये 239 ए में एलजी की है। सिर्फ एक बात, 1 मिनट, सिर्फ एक बात जो संविधान कहता है, जहां पे भी कभी एलजी साहब ने कौंसलर मिनिस्टर की बात नहीं माननी तो वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे, अपना फैसला उनके ऊपर ये इंपोज कर सकते, प्रेसिडेंट को। ये सिर्फ ये डिस्टिंक्शन है। मगर यहां पे हुआ क्या कि एलजी साहब ने प्रेसिडेंट साहब को नहीं भेजा, खुद ही कर दिया। हाँ, बिल्कुल। ये यहाँ पे ये जो बात है, ये गलत हुई। ये शर्मा साहब ये कर सकते हैं, एलजी साहब बगैर प्रेसिडेंट की परमिशन के नोट लिए अपनी तरफ से अधिकारियों का अपॉइंटमेंट कर दे। डेलीगेटेड पावर है ये, प्रेसिडेंट की डेलीगेटेड पावर्स। इसका मतलब क्या हुआ, हम भाषा में बताइए। मतलब जो एलजी साहब चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, नहीं, एलजी साहब के पास सारी पावर हैं, दिल्ली सरकार के एम्प्लॉइज की जहाँ की रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस, सब एलजी साहब के पास। जी जज साहब सोडी साहब कुछ कह रहे हैं, माफ करिएगा। सोडी साहब आप कुछ कह रहे थे? ये मैं 239 आपको पढ़ के सुना दूं? नहीं, मैंने सिर्फ यही कहा कि ये जो बेशक पढ़िए, घर बैठ के पढ़िए, कितना सुनाओगे यहाँ, लेकिन ये डेलीगेटेड पावर है ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने ये पावर डेलीगेट की हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर ले सकता है, बिल्कुल, बिकॉज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इतना बवाल है तो चैलेंज क्यों नहीं कर देते आप, बजाय के स्ट्रीट, बजाय कि एक दूसरे को गालियां निकालने की। सोडी साहब 239 सेकंड मुझे 4 नंबर क्लास में साफ लिखा है, provided that in case the difference of opinion between the lieutenant governor and his minister of any matter, the lieutenant governor shall refer it to the president, shall refer it. फुल्का साहब विद ड्यू रेस्पेक्ट सर, फुल्का साहब विद ड्यू रेस्पेक्ट, देखिए मैं आपको बिल्कुल अपनी दिल की बात बताता हूँ। फुल्का साहब, हम आपका भी इज्जत करते हैं, आप भी एक कानून के जानकार हैं। सोडी साहब जज हैं, हम सब उनकी भी इज्जत करते हैं। और देखिए तमाम लोग जो बटे हुए हैं इस राय पे, कानूनी राय पे, हम सभी लोगों का इज्जत करते हैं। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये परिपक्वता का विषय था। क्या इन विषयों को लेकर आपने अनिंदो मजुमदार को जिस प्रकार रूम से बाहर बंद कर दिया, शकुंतला गैमलिन के रूम का बिजली कट कर दिया, क्या ये परिपक्वता का परिचायक है? अगर कानून में किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, सुप्रीम कोर्ट है और महामहिम है, हम दोनों के पास जा सकते हैं, आपस में बैठ सकते हैं, हम सबका रेस्पेक्ट करते हैं। मगर यहां रेस्पेक्टेबिलिटी को ताक में रख के जिस प्रकार का किंडरगार्टन फिनोमिना दिखाया गया, ये किंडरगार्टन फिनोमिना है, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे नहीं लड़ते हैं। आपने एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रूम से बाहर लॉक कर दिया, आप शकुंतला गैमलिन जो कि आप ही की चीफ सेक्रेटरी है, उनके कमरे का एसी काट दिया। ये बताइए किस प्रकार का गुरिल्ला टैक्टिक्स है? ऐसा होना चाहिए क्या? एलजी साहब भी कहां शांत बैठे हैं, एलजी साहब भी तो लगातार उनके काउंटर अटैक्स कर रहे हैं। वो इसकी पोस्टिंग करते हैं, वो पोस्टिंग रद्द कर देते हैं, वो किसी को वहां से वहां भेजते हैं, वो कुछ और कर देते हैं। तो एलजी साहब भी तो लगातार पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है। देखिए मैं यहाँ एलजी साहब का ब्रीफ नहीं लूंगा, मगर जितना मुझे समझ में आया है मैं इतना कह सकता हूं कि एलजी साहब इज ऑल्सो ऑथराइज्ड टू हिज एंटाइटलमेंट। अर्थात आप अगर पब्लिकली कुछ बोलेंगे तो वो भी एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि मैंने इसलिए किया, और वो वहां ऑर्डर। संबित जी, आप ज्ञान तो बहुत बांट रहे हैं परिपक्वता का, लेकिन उसका उदाहरण तो आपकी तरफ से भी नहीं मिल रहा है ना। एलजी साहब भी पलटवार तो कर ही रहे हैं।
आप कह रहे हैं धैर्य रखिए, ये रखिए भाई। देखिए राष्ट्रपति जी के पास ही मामला, दोनों आप भी समझ रहा हूँ कि आपको दोनों तरफ अटैक करना है, सीएम साहब भी जा चुके हैं, रागिनी जी मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बाध्यता को समझ रहा हूँ कि आपको दोनों को अटैक करना है, मगर मुझे किसी को अटैक नहीं करना है। मुझे सिर्फ इतना समझाना है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, क्या हम सबको हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? एक सेकंड, असल में दिल्ली की नहीं मैं प्रवचन नहीं दे दूं, आप सुन लीजिए, आपने बिजली पानी के संकट की बात की, यहाँ पर फाइल्स भी रुकी हुई है, पेंशन भी मिल रही है, आपने उन्हें जिंदा कहाँ छोड़ा? आप कहते हैं क्षमा बहन को चाहिए, पीछेगी कब? आप बड़े बन जाइए, जिंदा आप 2 कदम पीछे हट जाइए कि हम दिल्ली की जनता का फायदा चाहते हैं, तो हम ये बात मान लेंगे, हम अपने से नाक की लड़ाई नहीं बनाएंगे। रागिनी मैं पर ये अंगूठा टेक राजनीति दोनों की तरफ से हो रही है। कर लूं एक सेकंड, जी संबित बोलिए। मेरा इतना ही सबमिशन है। आप देखिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कहीं ना कहीं तख्ता पलट करने वाली है केंद्रीय सरकार। आप बताइए ये कोई मुगल सल्तनत है जो केंद्रीय सरकार तख्ता पलट कर दे? हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी है वो सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड का। ये लोकतंत्र पूरे वर्ल्ड का अनूठा लोकतंत्र है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने 5-6 दिन हो गए, केंद्र में आपकी सरकार है, आपके पास लोकसभा में बहुमत है, आपकी सरकार की तरफ से, आपके प्रधानमंत्री की तरफ से, उनके कार्यालय की तरफ से क्यों नहीं इस डेडलॉक को खत्म करने की कोशिश की गई? क्यों नहीं कोशिश की गई कि आइए दोनों पक्षों को हम बात करते हैं और मामले को एमिकेबली सुलझाते हैं? एक दिल्ली में रहते हैं, 5 किलोमीटर की दूरी पर डिस्टेंस है, लेकिन दूरियां ऐसी बना ली है जैसे बात ही नहीं करेंगे। देखिए मैंने इसका उदाहरण आपको उस चिट्ठी में मिलेगा जिसमें एलजी ने लिखा है कि 40 घंटे तक मैं इंतजार करता रहा कि केजरीवाल साहब के साथ बैठकर इस विषय को हम सुलझाएंगे। और जो 13 मई को चिट्ठी लिखी थी डिप्यूटी सीएम में, उसका अंतिम वाक्य आप पढ़िए, चूज बिटवीन मिस गैम्बलिंग और परिमल राय दोनों, उन्होंने खुद उन्होंने खुद 13 मई में खुद आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है, उनके मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है कि दोनों में से एक चुन लीजिए। 40 घंटे तक एलजी के कहने के बावजूद अगर चीफ मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है, कोई निर्णय लिया है, मगर ये अभी महामहिम के दरबार में है, खुद प्रेसिडेंट के पास गया है। 40 घंटे रुके थे, 42 घंटे रुक जाते, 48 घंटे रुक जाते, किस बात की जल्दी थी? नहीं, ये आप पूछिए, सोडी साहब बैठे हैं। द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी कैन नॉट रिमेन वेकेंट इंडेफिनेटली। जो पोस्ट है चीफ सेक्रेटरी, कल आग लग जाती, अर्थक्वेक आ जाता, चीफ सेक्रेटरी नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होगा? मामले से भी आगे बात बढ़ गई है, अब ट्रांसफर पोस्टिंग को रोकने की बात हो गई, फिर उस पे आम आदमी पार्टी के भी एक और वक्तव्य आज आ गया जिसमें वो कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्री चला रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी सुमित जी, हमें ये भी देखना होगा इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे थे। एक मिनट, इस सरकार को मोदी जी चला रहे हैं। दिल्ली के चुनाव से पहले मोदी जी ने रैलियों में भाषण देते हुए स्पष्ट किया था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बहुत सुचारू रूप से काम चलेगा। एक मंत्री का नाम बोल दे जो पैसा खा के ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है। मैं यहाँ कभी नहीं चाहेंगे कि दिल्ली की सरकार को फ्री हैंड मिले। यही फर्क है जब फुल्का जी कह रहे थे कि कांग्रेस जब 98 से 2004 के समय में दिल्ली पे थी तो क्यों इतनी ज्यादा तलखी नहीं हुई, क्योंकि तब अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब मोदी जी हैं, मोदी जी के लिए भी ये सारी बातें नाक का सवाल होती हैं, और हमने देखा कि वो बार-बार हर जगह जाकर कोअर्सिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। एक कमेंट क्योंकि ब्रेक पे जाना है मुझे। शर्मा जी मैं आपसे पूछूंगा, आपको जाना भी मुझे बताया जा रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार? बजाय कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके, बजाय रोज पब्लिक में डिबेट करके, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए फुल्का साहब की पार्टी को? देखिए, अभी जब राष्ट्रपति जी को कह दिया आपने, या तो उन्हें जाने दें, प्रेसिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं अपना ओपिनियन देने से पहले। दोनों पार्टियों ने अपना केस तो राष्ट्रपति जी के सामने रख दिया है ना, तो राष्ट्रपति जब निर्णय देंगे, मेरी अपनी सोच ये है कि वो स्वयं निर्णय नहीं देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेके निर्णय देंगे, क्योंकि उनका निर्णय अंतिम और बाध्य है। इस समस्या का समाधान है आजकल परसों में? देखिए सर, ऐसा है, मैं 1993 से विधानसभा में हूँ, इसीलिए प्रेजेंट सिस्टम में, और आप सबको मैंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है और चारों अलग अलग पार्टियों के थे। खुराना जी बीजेपी के थे, ऊपर सरकार कांग्रेस की थी, फिर साहब सिंह जी आए, ऊपर सरकार यूनाइटेड फ्रंट की थी, शीला जी आई, ऊपर सरकार बीजेपी की थी। ऐसे कभी नहीं होता था, डिफरेंस होते थे, मतभेद होते थे, सुलझ भी जाते थे, परिवारों में भी होते हैं, पर ऐसा इंटरफेरेंस होता था जो फुल्का साहब बोल रहे हैं कि एलजी की तरफ से क्लर्क के लेवल पे पोस्टिंग हो रही है?
ऐसा हुआ था पहले नहीं, ऐसा दिल्ली ने ऐसा नहीं देखा। नहीं, कौन सा क्लर्क का पोस्टिंग कर दिया सेंटर में? कौन सा क्लर्क का उन्होंने ऑर्डर किया नहीं, एक क्लर्क का नाम बता दीजिए, देखिए एक क्लर्क का नाम बता दीजिए जिसका पोस्टिंग किया। देखिए पात्रा जी, मैं आपको बताऊं, जब ये प्रेसिडेंट साहब को मिलके आए उसी दिन शाम को एलजी साहब से मीडिया को तो नहीं बोल सकते, पर इंडिकेशन यही थी कि इसका संविधान निकलेगा। जब ये चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिल के उन्होंने बाहर आके कहा कि हमने गैमलन जी की पोस्ट मांग लिया है और अब इसका संविधान राष्ट्रपति निकालेंगे। और अगले दिन इसी के नेक्स्ट डे एलजी साहब ने जो निकाल दिया, इनकी 4 पोस्टिंग जो 4 दिन में की है वो कैंसिल, और आगे की पोस्टिंग एलजी साहब के बिना कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती। आपकी अनुमति हो तो आप संबित जी जवाब दीजिएगा, फुल्का साहब की बात का जवाब दीजिएगा। संबित जी माफी चाहता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहा हूँ, काफी लंबा डिबेट खिंच गया है क्योंकि ब्रेक मैंने लिया नहीं एक बार भी। एक छोटा सा ब्रेक। शर्मा जी मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, मुझे बताया जा रहा है कि आपको शायद जाना है, लेकिन बाकी पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए हैं, तुरंत हाजिर होते हैं और संबित पात्रा फुल्का साहब की बातों का जवाब देंगे इस ब्रेक के बाद। क्या ये छोड़िए ना उसके करप्शन को, तो आप छोड़ देंगे क्या? तो इसलिए कहीं ना कहीं आप इस पूरे प्रक्रिया में पोस्चरिंग कर रहे थे, ये आप मान नहीं गए हैं। आप जानते हैं कि आप केवल गलत एलिगेशन, बड़ी बात कह रहे हैं आप। फुल्का साहब जवाब दीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब पोस्चरिंग कर रहे थे आप। ये तो साफ हुआ ना, ये कोई संविधान निकालना नहीं चाहते, कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकालना चाहते, ये तो बढ़ाना चाहते हैं। अब एक बात देखिए, अभी जब पहले बात हो रही थी वाजपेयी जी की, जब वाजपेयी जी के टाइम पे हुआ तो वाजपेयी जी ने पार्टी से ऊपर उठ के शीला दीक्षित की बात मानी के चीफ मिनिस्टर है। अभी ये देखिए पौंडीचेरी में जब वीरेंद्र कटारिया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका चीफ मिनिस्टर के साथ हुआ तो आपने वीरेंद्र कटारिया को वहां से हटा दिया क्योंकि चीफ मिनिस्टर की बात मानो। तो यहाँ मोदी जी को भी पार्टी से ऊपर उठ के कुछ ना कुछ तो अधिकार आखिरकार दिल्ली का नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो अधिकार को देनी चाहिए। पता है आपकी क्या गलती है, मैं बता रहा हूं। फुल्का साहब देखिए आप बड़े हैं, मगर मैं आपको इतना बता दूं कि आम आदमी पार्टी की गलती क्या है। हर बात में आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल और मोदी जी का कंपैरिजन करना है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के रेस में कंपैरिजन में 24 घंटा रहना चाहते हैं। इसलिए जो विवाद भी नहीं होता है, विवाद बना के मोदी जी उनको मुख्यमंत्री कौन मना कर रहा है? अरे आपने के शर्मा मांगा, हमने दिया कि नहीं दिया? अगर परमानेंट मिलने के बाद हमने कोई दिक्कत नहीं है, 6 दिन के चीफ सेक्रेटरी के लिए हम दिक्कत क्यों करेंगे? राष्ट्रपति जी को मिलने के बाद इसका सलूशन निकल रहा था, जब सलूशन निकल रहा था तो एलजी साहब ने एक और ऑर्डर निकाल दिया। भाई एलजी साहब के पास पावर है इसलिए कर दिया उन्होंने। पावर क्या तो राष्ट्रपति जी का इंतजार कर लेते, इसमें सबसे बड़ा संविधान है, इंतजार कर लेते, सबसे बड़ा संविधान है जो कह रहे हैं, का दरवाजा है, पात्रा जी कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि इसका कोई सलूशन। रागिनी बोलना चाह रही है, सब एक मिनट वाइंड अप करना। रागिनी कुछ बोल रही है। देश की और जनता की भलाई इसी में है कि प्रधानमंत्री जी अपना काम करें और मुख्यमंत्री जी अपना काम करें। प्रधानमंत्री जी के भी 1 साल का ब्यौरा सब जगह देना पड़ रहा है, उसमें भी काफी शर्मसार होना पड़ रहा है भाजपा को। लेकिन बहरहाल मैं दोनों पार्टियों को ये सलाह देना चाहूंगी, तुलसीदास कह गए हैं राहुल गांधी जी का ब्यौरा दीजिए, फिर देखेंगे नाम छोड़ के राहुल जी का नाम जपते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कह गए मुखिया मुख सो चाहिए, अच्छा तो लगेगा कि आपके राम जो राहुल पाले पोसे सकल आपको तो अच्छा लगेगा, आपके राम तो राहुल ही है ना। दिल्ली को एक परिवार की तरह समझिए, एलजी और सीएम दोनों मुखिया हैं और मुखिया का कर्तव्य है कि ये भेदभाव की राजनीति छोड़ें और जनता के परिवार के सदस्यों की भलाई के बारे में सोचें। राजनीति कर रही हैं आप ये जनता को पीसना छोड़ दीजिए। रागिनी आप और आपकी पार्टी भी जम के राजनीति कर रही है। जनता के पक्ष की बात, आम आदमी पार्टी पे सवाल खड़े करते हैं, कभी बीजेपी में सवाल खड़े। उनकी दिक्कत ये है कि वो समझ नहीं पाते हैं कौन से सड़क चलना है। नथिंग टू लूज, दैट्स व्हाई कांग्रेस हैज एवरीथिंग। आपने ये सिचुएशन पैदा की है, हम क्या करें? ना the one who is unable to decide which route to choose finally will meet with the Congress party has always taken side of the people. Last comment, Justice Sodi. रागिनी जी, फुल्का जी, संबित जी, थैंक यू। जस्टिस सोडी, एक लास्ट कमेंट मैं आपका लूंगा इसको वाइंड अप करने के पहले, एसएमएस पोल दिखाने के पहले। कुल मिलाकर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की जिद की वजह से सब कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए ये इंटरप्रिटेशन ऑफ पावर है। जिद तो खैर जब इंटरप्रिटेशन में फर्क आ जाए तो हर कोई अपनी पावर को क्यों छोड़ेगा।
तो लिहाजा इस इंटरप्रिटेशन की वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है। और मैंने शुरू में भी कहा था, मुझे लग रहा है कि भाई ये दोनों साइड्स एडमेंट हो चुकी हैं और ये अपना दिखाना चाहती है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, और ईगो प्रॉब्लम्स हो गई हैं। ये सॉल्व हो जाएंगे भी, ईगो हो जानी चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर एलजी साहब कुछ उनकी कोई ईगो है तो वो ये उनका मामला हमेशा रेफरेबल होता है टू द प्रेसिडेंट। लेकिन पावर देखिए, पावर लाइज विद द प्रेसिडेंट, नॉट विद द चीफ मिनिस्टर। Just understand that power has been delegated to the LG. Important बात, power lies with the not with the chief minister. भले ही आपकी 70 की 70 सीटें आ जाए, but lies with the president. Thank you so much. अगर जस्टिस साहब, मैं माफी चाह रहा हूँ, विवाद है तो आप रेफर करोगे टू द प्रेसिडेंट। थैंक यू जस्टिस सिसोदी, रागिनी जी, फुल्का साहब, संबित पात्रा जी, आप चारों का शुक्रिया। कुल मिलाकर अब राष्ट्रपति के पाले में गेंद है, तो कम से कम उतना इंतजार करना चाहिए कि राष्ट्रपति किसके हक में फैसला सुनाते हैं और क्या नतीजा बताते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी का जो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम एलजी की लड़ाई में देखा जा रहा है। हमारा आज का सवाल था कि क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से दिल्ली का विकास होगा। हमें हजारों की संख्या में बीते 1 घंटे में एसएमएस मिले हैं। 65% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 35% लोगों ने